हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और आज के सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आज का पार्ट है ये हमारा जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 है। और इसके बाद हम कुछ और पार्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी ही हम आपके लिए रीजनिंग का एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई है, तो जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी अभी भी लग रही है तो उस चीज़ को आप क्लियर करें। बाकी चीज़ें आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो। तो जितना हमने यहाँ पे कवर किया है उतना आप, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने इसमें कुछ पार्ट्स डिस्कस किए हैं, तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल रही होगी, तो वो पार्ट्स भी आप देख सकते हो। तो आज का जो पार्ट है हमारा, तो उसमें हम पहले बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप देख लो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द फियर ऑफ फूड और ईटिंग इज कॉल्ड। तो फियर ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सिबोफोबिया। ठीक है ना? फियर ऑफ फूड को हम बोलते हैं सिबोफोबिया। इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे, जो बाकी ऑप्शंस है। अगर आप बात करोगे एपीफोबिया की, एपी मीन्स बीज, ठीक है। सो एपीफोबिया को हम कहते हैं फियर ऑफ बीज। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। ठीक है, सो एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज। और टोकोफोबिया होता है, इट्स एक्चुअली फियर ऑफ प्रेगनेंसी हम इसको कहते हैं। ठीक है, and it can lead to avoidance of childbirth. So tocophobia is actually fear of pregnancy, and सिबोफोबिया मैंने आपको बोला it is fear of food. and पैनोफोबिया, पैनोफोबिया का और एक नाम है पैनफोबिया, या इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यूजुअली इसको पैनफोबिया बोलते हैं। और पैनफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ एवरीथिंग, जो हर किसी चीज़ से डरता है ना, उसको हम कहते हैं पैनफोबिया। इसको पैनफोबिया हो गया है, या पैनोफोबिया भी इसको कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द सेल्स दैट आर एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब्स एंड हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड आर। तो पहले आपको एक चीज़ पता होगा कि प्लांट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं प्लांट टिश्यू में, एक होता है जाइलम एंड वी हैव फ्लोएम। और जो फ्लोएम होता है, जाइलम में हम कभी किसी और क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम होता है इट कंट्रीब्यूट्स द फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वो फ्लोएम का काम होता है। और फ्लोएम के अंदर हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और यहाँ पे चारों पार्ट्स दिए गए हैं ऑप्शन में। तो फ्लोएम में पहले आता है सीव एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे सीव सेल्स लिखा है। उसके बाद कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइम एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स किसके हैं? फ्लोएम के हैं। तो इतनी सेल्स का फ्लोएम बना होता है। और फ्लोएम, इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसका जो काम होता है, इट इज़ एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट करता है जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग मतलब जो बनता है। ठीक है, तो उस सॉल्युबल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, वो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है। और उस चीज़ को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो ट्रांसलोकेशन अब कौन करता है हेल्प पे? सो इट इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये एसोसिएट होता है सीव ट्यूब्स के साथ। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम का ही पार्ट होता है, फ्लोएम के सेल्स के टाइप्स में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2020? सो अगर आप देखोगे हर साल ये जो ट्यूबरकुलोसिस डे है, टीबी डे, इट इज़ एक्चुअली ये मनाया जाता है 24 ऑफ मार्च। और हर साल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इस डे का कोई थीम रखते हैं। ठीक है, और वो थीम हमें एक मैसेज देता है, क्लियर, रिगार्डिंग दिस ट्यूबरकुलोसिस कमिटमेंट्स। तो 2020 की अगर हम बात करेंगे, उसमें टाइम था, उसका जो थीम था, इट इज़ टाइम टू एंड टीबी। क्लियर? जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है, इट इज़ टाइम टू एंड टीबी, तो ये इसका आंसर था। लेकिन अगर हम 2021 की बात करेंगे, हो सकता है आपको इसमें 20 में क्वेश्चन ना पूछे, 21 का क्वेश्चन पूछे। तो इट वाज दिस ईयर, इट वाज थीम वाज द क्लॉक इज टिकिंग। क्लियर? द थीम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डे फॉर 2021 वाज द क्लॉक इज टिकिंग। ये आप नोट करके रखेंगे, ये आपका करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बनता है। और इसका क्या मतलब है? इट कन्वेज द सेंस दैट वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ टाइम।
ठीक है, क्लॉक इज टिकिंग, इट कन्वेज द सेंस दैट वर्ल्ड इज रनिंग आउट ऑफ टाइम टू एक्ट ऑन द कमिटमेंट्स ऑफ टीबी। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इज क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीशीज, क्या ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या कांस्टेंट रहता है, या इंक्रीज वेट होता है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जानते होंगे। सो क्रोमोसोम्स हर एक स्पीशीज में कांस्टेंट रहते हैं, ये आप नोट करके रखो, क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते। क्लियर। बाकी जहाँ पे भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट रहते हैं हर किसी स्पीशीज़ के अंदर। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे, ये चीज़ नोट करके रखो, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, फीमेल की अगर हम बात करेंगे उसमें क्रोमोसोम हमारे पास रहते हैं XX, ठीक है। और X जो होता है ये पहला जो X होता है ये मदर से आता है, और दूसरा X कहाँ से आता है? फादर से आता है। क्लियर। तो बनता है फीमेल। और अगर मेल की बात करेंगे, सो मेल के अंदर X और Y होता है, ठीक है। और X मिलता है मदर से, और Y इसको मिलता है फादर से। क्लियर। और ये चीज़ भी याद रखना, ये चीज़ नोट करके रखना कि X जो क्रोमोसोम होता है ये होता है 3 टाइम्स लार्जर देन Y। ये चीज़ें नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये 3 टाइम्स लार्जर होता है वाई से। और अगर हम जीन्स की बात करेंगे, एक्स में जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसके अंदर 900 जीन्स होते हैं, और वाई के अंदर 55 जीन्स होते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ नोट करके रखना, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो क्रोमोसोम्स किसी भी स्पीशीज़ के अंदर हमेशा क्या रहते हैं? कॉन्स्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ए ग्रायोस्कोप इज यूज्ड, ठीक है। ग्रायोस्कोप किसको कहते हैं? ग्रायोस्कोप एक मेजरिंग डिवाइस या मेंटेनिंग डिवाइस होता है जो ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है और एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के काम आता है, उसको हम ग्रायोस्कोप कहते हैं। क्लियर। सो इनमें से ग्रायोस्कोप किस में लगा होता है? आपको पता है कंप्यूटर जो होता है ना, उसमें जो माउस हमारे पास होता है, जब हम कर्सर को मूव करते हैं उसको ओरिएंट करने में, अगर हम पहले जब कंप्यूटर हम चलाते थे तो हमारा जो ग्रायोस्कोप होता था या कर्सर होता था वो हिल जाता था बहुत, तो हमें फिक्सड नहीं रहता था। तो फिर हमें जब आदत हो गई तो दैट मीन्स कि ये किसके काम आता है? ओरिएंटेशन के। और किस में यूज़ होता है? अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, इट इज़ कंप्यूटर माउस। सो कंप्यूटर माउस के अंदर यूज़ होता है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़, अगर आप गेम्स की बात करेंगे, पबजी की बात करेंगे, पबजी के अंदर ग्रायोस्कोप यूज़ होता है। जब हम फायर करते हैं तो फायर एमिंग के लिए हमें ग्रायोस्कोप यूज़ होता है। बहुत सारे बच्चे जो पबजी खेलते होंगे उनको पता होगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, दैट इज़ बी ऑप्शन, कंप्यूटर माउस के अंदर यूज़ होता है ग्रायोस्कोप। क्लियर। सो यहाँ पे थर्ड जो इसका आंसर है वहाँ पे ऑप्शन में होगा थर्ड, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम्स कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज नोन एज। ये तो आपको जिस चीज़ ने पढ़ा होगा डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि इट इज़ टिंडॉल इफेक्ट। क्योंकि टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी रूम के अंदर खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, या खिड़की का कोई कोना जो होता है वहाँ से आपको फील होता है कि बीम ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि आपकी रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है वो मूव कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, और उसी के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। क्लियर। ये आपने फील किया होगा, तो ये अपना एक्सपीरियंस किया होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं टिंडॉल इफेक्ट। क्लियर। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया है, एक डायग्राम से आपके लिए कोशिश रहती है सो दैट क्लियरली आपको समझ आ जाए। हमने एक फ्लैश लाइट ली है और एक सोल्यूशन लिया है, बिल्कुल वाटर सोल्यूशन जो है, और यहाँ पे हमने क्लीन वाटर यानी क्लीन, और यहाँ पे हमने दूसरा जो है मिक्सचर लिया है, वो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो अगर आप देखोगे फ्लैश लाइट जो वाटर सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन है इसके अंदर क्लियरली चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम पार्टिकल्स या हम कहेंगे ऐसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है सोल्यूशन के अंदर, ये क्लीन सोल्यूशन है। और दूसरा जो है ये मिक्सचर है, इसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स है इसके अंदर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको लाइट दिख रही है, लेकिन इस सोल्यूशन में आपको लाइट नहीं दिख रही है। सो दैट मीन्स कि आपको लाइट कहाँ पे दिख रही है? इन द मिक्सचर, जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। सो इसी चीज़ों में क्या कहते हैं? टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। अब डायग्राम से समझ आ गया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। इकोज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इकोज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जैसे आप कभी बात करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज़ जो है, हमारा जो साउंड है ये वापस बैक आ रहा है हमारी तरफ, सो इसको हम इको कहते हैं। क्लियर। जब आप कहीं पे किसी पहाड़ पे आप आवाज़ लगा रहे हो, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सो इकोज इसी से प्रोड्यूस होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट,
डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है? देखो डीसी करंट आपको पता होगा, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ करंट होता है, एक हमारे पास होता है एसी करंट और दूसरा हमारे पास होता है डीसी करंट। तो पहले हम डीसी करंट की बात करेंगे। अगर आप डीसी करंट देखोगे वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैटरी की बात करेंगे, जब हमें बैटरी करंट देती है तो हम देखते हैं बैटरी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट बैटरी होती है, तो वो करंट अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करेगी। मान लो 3 एम्पियर्स करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है ना वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है विद टाइम। तो इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, अगर ये टाइम है यहाँ से और ये हमारा करंट है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है और ना ही पोलरिटी चेंज होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ से चेंज, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव साइड हमेशा पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव साइड नेगेटिव रहता है, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना, आप कभी पॉजिटिव में नेगेटिव साइड नहीं लगा सकते। क्लियर? सो यहाँ पे ना डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि ना पोलरिटी चेंज होती है और ना ही यहाँ पे करंट चेंज होता है। क्लियर? लेकिन अगर हम एसी करंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन एसी करंट पे आ जाए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सो एसी करंट में क्या होता है, ऐसे रहता है एसी करंट हमारा, यानी कि कभी ये पॉजिटिव रहता है कभी नेगेटिव रहता है। ऊपर जो साइड होता है ना ये पॉजिटिव साइड होता है और नीचे जो साइड मैंने दिखाई इट इज़ नेगेटिव साइड, इट इज़ लाइक दिस। सो ये पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड होता है। क्लियरली समझा गया आपको? सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। क्लियर? और जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सो और हम हमेशा क्या करते हैं, जो देखो क्या होता है कि जो करंट्स होते हैं इसके अंदर, एसी करंट के अंदर, वो कंटिन्यूसली चेंज रहते हैं जैसे, और वोल्टेज भी चेंज रहती है, क्योंकि कभी ये 66,000, कभी 33,000, कभी 11,000 और कभी 440 जो हमारे घर तक फिर करंट आती है, तो ये चेंज होती रहती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं रहता है, सो इसमें दोनों चीज़ें चेंज होती है। सो इट इज़ अपोजिट टू दैट डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट में क्या रहता है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन था, इट इज़, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड, हाँ थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते हैं, सो थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज एक्चुअली जब भी कोई चीज़ मूव करती है ना तो उसका मोमेंटम रहता है। जैसे यहाँ पे जो मोमेंटम रहता है हमारा वो है P इज इक्वल टू एम वी, यानी इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? सो अब हमें इसका ऐसा यूनिट निकालना है। ज़रा बताओ मुझे, देखो किसी भी चीज़ का अगर आपको ऐसा यूनिट निकालना हो, ये सीख के लेना आज से, किसी भी चीज़ का आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता चला आपको, आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर? और हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सीजीएस और एसआई यूनिट। सो सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड और एसआई यूनिट होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। सो हमें एसआई यूनिट निकालना है, सो इट इज़ मास का होता है हमारा केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि किस में हम इसको मेजर करते हैं। सो इट इज़ मास को केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। क्लियर? सो द पहला ऑप्शन जो है इसका, इट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सो केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट रहता है। लेकिन अगर हम सीजीएस की बात करेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा ही नहीं सीजीएस पूछा होता तो वो होता है सेकेंड ऑप्शन इसका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का ऐसा यूनिट निकालते हैं। सो बाकी जो है न्यूटन जूल वो तो है ही नहीं इसके ऑप्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड विल बी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से चलता होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ग्राफिक्स के क्वेश्चन है। ये हमारा टाइम रहता है और ये है डिस्टेंस। देखो क्या होता है, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर 5 सेकंड में हम मान लो 2-2 मीटर कवर कर रहे हैं, हर 5 सेकंड के अंदर हम 2-2 मीटर कवर कर रहे हैं। ग्राफ विल बी लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ होगा। क्लियर? ये ना टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी ना ये डिस्टेंस है इसके पैरेलल होगी, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जो इनके बीच में निकल रही है। सो जितना जितना टाइम चेंज हो रहा है उतना ही हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है? सो दिस ग्राफ इज लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन हमारा बनता है ऐसे। क्लियर? सो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन। तो चलिए, ओजोन होल वाज डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1985, और ये डेट याद रखना, इट इज़ मई 16, 1985 में ओजोन होल जो है वो डिटेक्ट किया गया था, मई 16, 1985। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था।
विच इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल पोल्यूशन इन स्टेज। बिगेस्ट कॉज कौन सा है इनके अंदर? सारे तो वैसे कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन, लेकिन इनमें से बिगेस्ट कौन है? सो इट इज़ कैडमियम। क्यों? बिकॉज कैडमियम इज़ अ टॉक्सिक एलिमेंट। ठीक है, ये एक टॉक्सिक एलिमेंट है विच पोजेस थ्रेट्स टू द सॉइल क्वालिटी। और हमारा जो लैंड रहता है ना, इट इज़, आप याद रखना, इट इज़ अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो भी हमारा वेस्ट डिस्पोज, यानी कि जो भी हमारा वेस्ट आता है, चाहे फैक्ट्री से आता है, इंडस्ट्री से आता है, हमारे घरों से आता है, वो सारा कहाँ जाता है? इसी लैंड पे जाता है। ठीक है, इसी लैंड के अंदर जाता है। सो इसमें कैडमियम भी होता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं कैडमियम के भी। तो जो ये कैडमियम होता है ना, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यूजुअली जो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, जब ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो ये उस सॉइल की क्वालिटी को जो है ख़राब कर देता है। सो वो सॉइल फिर उतनी फर्टाइल नहीं रहती है। We can say cadmium is the biggest cause for soil pollution. Fourth is the correct option. So the next question is, the heat released at the time of condensation is called। पहले आपको कंडेंसेशन पता होना चाहिए। कंडेंसेशन होता है जब भी हम किसी गैसियस सब्सटेंस को, या जो भी सब्सटेंस हमारे पास गैसियस स्टेट में होगा, जब हम उसको वापस लिक्विड स्टेट में लाएंगे, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, सो कन्वर्टिंग ए गैस बैक इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। और वहाँ पे जो हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। और ह्यूमिडिटी आपको पता ही है, जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ी सी नमी होगी, गर्मी होगी और उसके अंदर थोड़ी सी नमी भी होगी, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एवापोरेशन आपको पता है, जब हम किसी लिक्विड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन होता है लास्ट फोर्थ, ये होता है कि जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में नहीं, गैस में। क्लियर? सो सॉलिड डायरेक्टली इनटू चेंज इनटू गैस, इट इज नोन सब्लिमेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। KOH इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज कास्टिक पोटैश। KOH, जिसको हम क्या कहते हैं? जो चारों ऑप्शन मैं इनके फॉर्मूले भी लिख लेता हूँ और क्या क्या इनके कॉमन नेम है वो भी लिख लेता हूँ। सो हमारा जो KOH है, कास्टिक पोटाश, इसका कॉमन नेम है, या इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, लिख के रखना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटैश इसको कहते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला इट इज NH4OH। ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हमारा जो स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम आपको पता होगा, इट इज CaOH होल टवाइस। ठीक है, और स्लैक्ड लाइम कैसे बनता है? जब हम क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं, क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम जब वाटर के अंदर डालते हैं तो हमारा क्या बनता है? स्लैक्ड लाइम, CaOH होल टवाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। यानी कि स्लैक्ड लाइम का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये वाइट पाउडर्ड फॉर्म में होता है। और जो कास्टिक पोटैश है, ये भी वाइट पाउडर्ड फॉर्म में होता है। और जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला है NaOH, इनकी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें Na पॉजिटिव रहता है और OH नेगेटिव रहता है। सो कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? NaOH। सारी चीज़ें समझ आ गई? ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टाइटनेस एंड फटीग आर साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है? इट इज़ विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, विटामिन B12 इज़ द फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे है। और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कॉमन नेम आता है। सो कॉमन नेम इसका है कोबालामिन, COBALAMIN, कोबालामिन, विटामिन B12 को बोलते हैं। और इसके जो सोर्सेज हैं, इट इज़, ये मिल्क के अंदर होता है या एग्स जो होते हैं उनके अंदर होते हैं। और मोस्टली ये होता है लिवर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि ये किसी भी वेजिटेबल के अंदर आपको विटामिन B12 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, विटामिन B12 वेजिटेबल्स के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और इसकी अगर डिफिशियंसी बॉडी के अंदर होगी विटामिन B12 की, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमें टाइटनेस फील होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हम बहुत थके हुए हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस
इन प्लांट्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे फिर केमिकल एनर्जी प्रोसेस स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लो आप, पहला है थर्मल, वो हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं होता है। काइनेटिक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काइनेटिक होता है जब मोशन होती है किसी बॉडी के अंदर। फिजिकल एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं। और केमिकल एनर्जी होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, तो लाइट एनर्जी डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज। मैंने आपको अभी बोला था इनके केमिकल नाम से यूजुअली या साइंटिफिक नेम इनके पूछे जाते हैं। सो विटामिन ई का केमिकल नेम है, इट इज़ टोकोफेरॉल। पहला ही ऑप्शन है आपका, टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। और थर्ड जो कोबालामिन अभी अभी मैंने आपको बोला, इट्स विटामिन B12। सो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई होप हाँ ये लास्ट है। सो SARS स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता ही होगा क्योंकि कोरोना वायरस तो चल ही रहा है। सो SARS स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज SARS। और ये किसकी वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है ना। सो आई होप गाइस ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना।